show where I take your phone calls and share the immigration law and human rights. If you or your any family member have any issue or they want to discuss, you can call us. But at the same time, if your matter is complicated or you want a detailed advice, so I humbly request to all of you, is better either you can email to me or you can visit our office. Then after going all the paperwork, I will be in a better position to give the appropriate advice. At the same time, I would like to much appreciate and thanks to all of you who is following us on the social media and appreciate our services for the community. Without wasting our time, I'm going to take first call. Hello. Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब, मैंने पहले भी कॉल की थी। मैं दोबारा आपसे कॉल करके एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। पहले जो आपने मुझे जवाब दिया था वो मुझे थोड़ी समझ से बाहर था। ठीक। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे इंडेफिनिट अब करना है अप्रैल के एंड में। मेरे हस्बैंड ने ऑन 5 ईयर पार्टनर्स रूट पर। अब राइट। मेरे हस्बैंड जो है वो टेस्को में जॉब करते हैं, तो 10,000 की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो तो वहाँ से पूरी हो रही है। बाकी 8,600 के लिए उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऊबर स्टार्ट की है, लेकिन वो अक्टूबर में स्टार्ट की थी। तो अक्टूबर से देखिए अप्रैल तक 6 महीने की जो है वो पे स्लिप्स हो जाती हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 6 महीने की पे स्लिप एक्सेप्टेबल है या नहीं? ओके। मैंने बड़े थैंक यू आपकी कॉल का बड़े तफसील से आंसर किया था। अभी आप लाइन पे रहें, बंद नहीं करें, समय ना लगे दोबारा पूछें, हम आपके असिस्टेंस के लिए बैठे हैं। शॉर्ट ये बात की थी कि अगर आपने जब इंडेफिनिट पे जाना है तो अपने इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना है। अब अच्छा होता कि वो साल की इनकम होती, लेकिन क्योंकि या 6 माह की होती, लेकिन 6 माह की इनकम उस वक्त काउंट होती है जब अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो तो देन यू आर एग्जेम्प्ट विद इन 6 मंथ पे आप जा सकते हो। अब 2 प्रॉब्लम आ रही हैं आपके केस में। नंबर 1 कि आप 6 मंथ की इनकम पे क्लेम करना चाह रही हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम ये जा रही है कि जो आपकी इनकम है वो पूरी नहीं हो रही। अगर आपकी इनकम पूरी हो रही है, क्योंकि सवाल ये था कि आपकी क्या 6 महीने में आप 9,600 पाउंड लास्ट 6 मंथ की वजह से बनता है तो आप क्वालिफाइड करती हैं। लेकिन अगर आप बोलती हैं कि उनकी 1,000 पाउंड पर मंथ है या उनकी 10,000 पाउंड लास्ट 6 मंथ में पूरे साल की है और उन्होंने 6 महीने काम किया है, तो फिर आपके लिए आइडियल होगा, क्योंकि आपने 2 सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाई करना है, तो आपके लास्ट 12 मंथ पर रिलाई करना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बोलो कि 6 महीने मेरी इनकम ले लो और 6 महीने का मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले लो। फिर आपको पूरे साल की इनकम प्रूव करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स कि आपने 8,000 या 6,000 पाउंड कमाया अपने एम्प्लॉयमेंट से, रेस्ट ऑफ अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे कमाया है और आप अपने 6 महीने के जो मैनेजमेंट अकाउंट्स है वो सबमिट कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप फुल अकाउंट जमा करवाते हो तो फुल जो अकाउंट होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं। इनकम आपकी इस साल की होगी तो ये 12 महीने से आउट मतलब बियॉन्ड एक टाइम चला जाएगा। तो मेक श्योर करना कि जब अगर आप मार्च में अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका 1 मार्च 2020 से लेके 28 ऑफ फरवरी 2021 तक जो 12 महीने बनते हैं उस 12 महीने के अंदर अंदर आप अपनी इनकम को सिर्फ क्लेम कर सकते हो। ये आप अपने अकाउंटेंट से भी बात कर लें कि अगर आपके फुल अकाउंट जमा नहीं होते तो क्या वो मैनेजमेंट अकाउंट दे सकता है। साथ अपने जो एम्प्लॉयमेंट की जो वेजेस स्लिप्स हैं वो लगाएंगे तो मेरे ख्याल में आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। अगर कुछ और सवाल है तो आप लाइव हैं अभी पूछ सकती हैं। जी फरमाइए मैडम। इज़ इट क्लियर और यू वांट टू मेक द क्वेश्चन? ठीक, मुझे लगता अच्छा देखें मतलब उनकी मैडम की जो कॉल है वो ड्रॉप हो गई, लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक या दोस्तों के लिए जो व्यूवर्स हैं इसके लिए, अब हो क्या रहा है, जब आप इनिशियल एप्लीकेशन करते हैं एज ए स्पाउस टू कम इन द यूके या विद इन अ कंट्री आप स्विच करते हैं फॉर द स्पाउस वीज़ा के लिए, या आप यहाँ पे रहते हुए 2.5 साल पूरे करते हुए आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हो, और ऑन थर्ड टाइम जो ऑप्शन है कि या आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5 ईयर्स एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल और द सेटल्ड पर्सन स्पाउस, तो आपको इनकम थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है।
उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि आपने कम से कम लास्ट 12 मंथ में 18,600 पाउंड अर्न किया हो। अब अर्निंग के दो तरीके हैं, या तो आप एम्प्लॉय थे या सेल्फ एम्प्लॉय थे, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के दोनों इनकम को भी मिक्स करना चाहते हो तो मेक श्योर करने वाली ये बात है कि सिर्फ आप कोई भी 12 मंथ पे रिलाई करोगे और वो जो 12 मंथ हैं इट शुड बी जस्ट प्रायर टू यू मेड एप्लीकेशन और कंजेक्टिव होने चाहिए। अब तीनों शर्तों को पूरा करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिन 12 मंथ की आप इनकम प्रूव करोगे एज एम्प्लॉई, उन्हीं 12 मंथ के अंदर आप अपने सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी को भी मीट करना चाहिए। ये पॉसिबल, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय का ये असूल है कि वो हमेशा 12 महीनों के अकाउंट्स होते हैं, वो 4 माह के 3 माह के अकाउंट्स नहीं हो सकते। हाँ, एक ऑप्शन है कि मैनेजमेंट अकाउंट हो सकते हैं कि आपने 9 महीने काम किया है तो आप उनको 12 मंथ के मैनेजमेंट अकाउंट के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हो, जिसको होम ऑफिस एक्सेप्ट कर सकता है। और चीज़ें भी होंगी लेकिन साथ साथ कॉल लेते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज जो स्पाउस वीज़े के ऊपर कुछ आपके साथ शेयर करूँ। जी लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड फोत हो गए, वो ब्रिटिश थे, उनके दोनों बच्चे भी ब्रिटिश थे। राइट। तो वो ना आज तक पाकिस्तान में है, तो वो आई नहीं है अभी तक ना, यूके में कभी आई नहीं है, तो लेकिन उनका इंश्योरेंस नंबर पड़ा हुआ है। तो प्लीज मुझे ये बताएं कि क्या वो उनको पेंशन, उनके हस्बैंड फोर्थ थे 2009 में, तो क्या वो उनको पेंशन मिल सकती है? वो उनकी 59 एज है। और उनके बच्चे कहाँ पे हैं? जी उनके बच्चे दोनों यहाँ पे यूके में है, ब्रिटिश है दोनों बच्चे उनके। और वो मैडम कभी यूके में नहीं आई? कभी नहीं, यूके में नहीं कभी आई। वो पाकिस्तानी है, उनकी पाकिस्तानी नेशनलिटी, उनके हस्बैंड ने उनको यूके की नेशनलिटी नहीं देके दी। और दोनों बेटे उनके ब्रिटिश हैं। ओके मैडम, आपकी कॉल का शुक्रिया, थैंक यू। ये जो आपका सवाल है थैंक यू आपने किया, लेकिन ये रेलेवेंट टू द HMRC या काउंसिल के रेलेवेंट है, बट फिर भी क्या होता है, उनका इंश्योरेंस नंबर बना हुआ है, लेकिन वो यहाँ यूके में आई नहीं कभी। ओके थैंक यू मैडम। अगर तो कोई सवाल आपका इमिग्रेशन के मतलब हो तो हम हैप्पी टू बी आंसर, लेकिन ये मैटर फिर कह रहा हूँ कि ये मैटर आपका रेलेवेंट है टू द HMRC और रेलेवेंट टू द यूनिवर्सल क्रेडिट काउंसिल के साथ है। बट फिर जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहते हैं कि अगर किसी बंदे का जो ब्रिटिश नेशनल है, उसने यूके में काम किया हो, उसने टैक्स पे किया हो, तो अल्लाह ना करे अगर जब उसकी डेथ होती है तो उस डेथ के बाद जो उसके जो इनहेरिटेंस होता है वो उसके बच्चों को या उसकी बीवी को जाता है। पेंशन वो यहाँ पे है या अपने होम कंट्री में है, उसके बावजूद भी उसको मिलनी चाहिए। अगर उसने ये डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे कि मेरी वाइफ है, मेरी स्पाउस है, ये उसका स्टेटस है, जिसका नाम है, डिटेल्स है, तो मेरे ख्याल में वो इंटाइटल है कि अगर उन्होंने काम किया हुआ है तो उसका जो टैक्स है या उसकी जो पेंशन है वो उसको मिलनी चाहिए। फिर भी क्योंकि मेरा काम है कि आपको अगर मैं कम से कम 100% श्योर ना हूँ तो रॉन्ग एडवाइस ना कर सकूँ, तो अच्छा होगा कि आप काउंसिल से बात कर लें। जहाँ पे भी रह रहे हैं आप किसी भी लोकल काउंसिल से बात करें, वो काउंसिल से बात करके आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। या सेकंड ऑप्शन ये होता है कि उनके बिहाफ पे अगर आप HMRC से बात करते हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली पर्सन की डेथ हो गई एंड शी इज़ अ डिसीज स्पाउस, उसकी सर्वाइवर है और उनकी जो पेंशन है उसके लिए वो क्लेम करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इज़ बेस्ट ऑप्शन टू बी कॉन्टैक्ट HMRC और द काउंसिल, वो आपको बेहतर एडवाइस करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। हाँ जी, कौन सा आपने ये पूछा कि हम फैमिली रूट पे एक्सटेंशन डाली हुई थी होम ऑफिस में 2.5 साल की, राइट। तो अभी 8 महीने हो गए, इनका कुछ नहीं आया है। और कोई सवाल तो आपका है? नहीं, आपसे ये बोल रहा था कि अभी 1 साल तक जवाब, सपोज करिए 1 साल तक इनका आता है ये जो हमारा बायोमेट्रिक, तो साल तो वैसे ही निकल गया, पीछे 1.5 साल बचे क्रिसमस आ रही, 1 ईयर में जो आना होना है, तो उसके बाद फिर ये 1.5 बच्चे
कैसे कोई काम करेगा, कैसे कुछ होएगा आगे? कोविड चल रहा है। राइट, दो चीज़ें हैं मेरे भाई आपको अंडरस्टैंड करनी। पहली बात तो ये है कि आपको पता है, सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी डिले हो रहा है। नंबर 2, आपको बोला कि 8 महीने हो गए हैं, वो तो आपको 30 मंथ का वीज़ा मिलना है जब भी मिलेगा। तो ये ना सोचें कि आपको साल गुजरेगा तो 1.5 साल में क्या होने सोच सकते हैं। नंबर 3 ये है कि आप काम के बारे में परेशान ना हों, आपको काम करने की परमिशन है, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पहले काम करने की परमिशन थी और आपने उसी कैटेगरी के अंदर एक्सटेंशन अप्लाई की हो, तो जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, यू हैव अ राइट टू बी वर्क, यू हैव अ राइट टू बी लिव, तो ये दोनों राइट्स आपके पूरे हो रहे हैं। अगर आपको जो एक्नॉलेज लेटर आया था, एम्प्लॉयर मांगता है तो उसको वो लेटर दिखा दें, वरना सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि एम्प्लॉयर को बोलें कि आप एज ए एम्प्लॉयर चेकिंग कर सकते हैं। एम्प्लॉयर आपसे एक लेटर अथॉरिटी के साथ साइन करवा के होम ऑफिस को लेटर भेजेगा कि वेदर ही इज़ एलिजिबल टू वर्क और नॉट, और विद इन आई थिंक 2 वीक्स के अंदर उनको इंटरनली आंसर मिल जाएगा कि आपका वर्क स्टेटस क्या है। तो लिहाजा आपको काम की परमिशन के बारे में परेशान ना हो अगर आपको पहले परमिशन थी। सेकंड ये कि कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से लॉकडाउन है, और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा पेंडेमिक वायरस है जिस वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। स्टाफ का कट हुआ है, ऑफिस बंद हैं, डिले हो रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जस्ट ओनली ऑप्शन बचती है कि आप उसको वेट करें या कि ईमेल बस ड्रॉप कर दें कि प्लीज़ मेरी पेंडिंग है, मेरी एप्लीकेशन वाला लास्ट 8 मंथ से, कुड यू प्लीज़ गिव मी द अपडेट, या मेरे डिसीजन दे दें ताकि मैंने नई जॉब स्टार्ट करनी है और जो एम्प्लॉयर है वो मुझसे वीज़ा स्टेटस मांग रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर माई एप्लीकेशन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। ये एक ऑप्शन आपके पास हो सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज साहब, मैं पूछना चाहता हूँ ना, मैं भाई को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ राइट, पाकिस्तान से। तो मेरा पासपोर्ट जो है ना डच है, तो मैं डिसेबल हूँ यहाँ पे, मुझे जो है ना अभी काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं लेके आ सकता हूँ भाई को? ओके, आप ला सकते हैं, नहीं ला सकते, इसकी मैं रिक्वायरमेंट्स बोल देता हूँ। कोई पर्सन अगर यूरोपियन नेशनल यूके के अंदर रह रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है या सेल्फ सफिशिएंट है, इन दोनों सूरतों में अगर वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके पास राइट है कि वो एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर उसको यहाँ पे स्पॉन्सर करे। लेकिन उसकी जो शर्तें हैं वो 3 हैं। नंबर 1 कि वो यूरोपियन नेशनल हो और यूके में एज ए नेटिव कंट्री में यहाँ पे काम कर रहा हो, अपने जो यूरोपियन टीटी राइट्स है उसको एक्सेस कर रहा हो। नंबर 2 ये है कि वो सेल्फ सफिशेंट हो, उसके पास सफिशेंट फंड्स हों, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सेविंग होनी चाहिए, और इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो अपने फैमिली मेम्बर को स्पॉन्सर करता हो फाइनेंशियली। अब थर्ड कैटेगरी जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि जो एप्लीकेंट है वो सोलली एंड इंटायरली इस यूरोपियन नेशनल के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स पड़े हैं, रेगुलर आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और आपके पास यहाँ पे अकोमोडेशन है कि अपने भाई को अकोमोडेट कर सकते हैं, ये एक शर्त पूरी हो गई। नंबर 2, आप यहाँ पे यूरोपियन नेशनल हैं, यूके में रह रहे हैं, नंबर 2 शर्त पूरी हो गई। नंबर 3 इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि क्या जो आपका भाई है वो आप पे फाइनेंशियली एंड फिज़िकली डिपेंडेंट है, क्या उसका कोई और सोर्स इनकम है वहाँ पे कि नहीं है, क्या आप उनको रेगुलरली फंडिंग कर रहे हो, भेज रहे हो पैसे। लेकिन आपके केस में सवाल ये आएगा कि पहले अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू योर मेडिकल कंडीशन आप काउंसिल से सपोर्ट ले रहे हो एंड यू नॉट इन अ सफिशिएंट पोजीशन टू बी मेंटेन योर सेल्फ एंड हाउ यू कैन सपोर्ट योर ब्रदर। या अगर आप करते हैं तो एक अदर क्वेश्चन आएगा कि क्या आप गवर्नमेंट से यूनिवर्सल क्रेडिट या डिसेबिलिटी अलाउंसेस लेके अगर आप अपनी फैमिली को भेजते हो तो विच इज़ नॉट आई थिंक जस्टिफाइबल कि आप ये कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। बाय लॉ यस
आम लोगों के लिए किया जा सकता है एज़ फार एज़ वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ सफिशेंट हो, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो और वो इस पोजीशन में हो और वो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को। अगर तो ये केस है तो ऑफ कोर्स किया जा सकता है। आप देख लें कि अगर आपका कोई इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, फंड्स आपके पास हैं, भाई को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द सर्टेन टाइम के लिए, तो यस एप्लीकेशन की जा सकती है। वन अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि अगर गवर्नमेंट से आप सपोर्ट ले रहे हो, सो वाई यू आर सेंडिंग द मनी टू योर ब्रदर और फॉर हिज सपोर्ट। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेककास्ट विद अस, मिलते हैं। वेलकम बैक टू द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी हेलो। हेलो रियाज साहब, अली बोल रहा हूँ फ्रॉम लंदन। जी अली साहब फरमाइए मेरे भाई। जी ऐसा है कि 9 जुलाई 2012 से पहले जो है वो अप्लाई किया था, तो जो आफ्टर 1 वीक होम ऑफिस की एक्नॉलेजमेंट आई, हाँ ठीक है एप्लीकेशन मिल गई। 12 जुलाई को एक्नॉलेजमेंट आ गई। तो फिर जो है वो बैक आफ्टर 2 मंथ्स उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो रिटर्न कर दी। तो सेक्शन जो है वो 10 वो नहीं फिल किया, तो फिर दोबारा की है। फिर उन्होंने जो है वो डिस्क्रेशनरी लीव दे दी 2013 में, जो है वो अगस्त में जुलाई में उन्होंने फिर जो डिस्क्रेशनरी लीव दी। तो ये वो 2 ईयर की दी, और तो ये आया वो तो 6 ईयर में करता है या 10 ईयर में। ओके आपने कौन सी एप्लीकेशन की थी मेरे भाई? वो 14 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस बेस पे ओके की थी 20 जुलाई। राइट। और आपको उन्होंने 2.5 साल की वीज़ा देना शुरू कर दिया, राइट? उन्होंने जो वो डिस्क्रेशनरी लीव 2 ईयर की नहीं, 2 साल की होती नहीं है, 2.5 साल की थी, 3 साल की थी, 2 ही ऑप्शन थी। 2 साल की डिस्कशन मैंने शायद मिली हो, लेकिन बहुत कम, मैंने सुना नहीं पहले कभी। हाँ वही था ना, वो या 2.5 की या 3 की देते, तो लेकिन वो 6 ईयर पे फॉल करता है, तो उस हिसाब से तो 9 जुलाई। और उसके बाद क्या किया आपने मेरे भाई? 13 में आपको मिली, इसके बाद क्या करते रहे आप? तो वो जो है फिर वो इन कंटिन्यूएशन रही कि नहीं, वो जो क्योंकि उन्होंने रिटर्न कर दी, फिर सितंबर में जो है फिर दोबारा की। ओके मेरा सवाल आपसे ये है कि 2013 के बाद क्या किया? 13 था, फिर 15 आया, क्या कहते रहे 5-7 साल? फिर उन्होंने वो दी 2 साल की दी, फिर जो है फिर आगे फिर जो है फिर उन्होंने 2.5 साल की दी 15 में। फिर जो है 2.5 की दी। ओके मेरे भाई सही मैं कंफ्यूज हूँ। आप मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं कि आपके 10 साल कब पूरे हो रहे हैं। मैं ये इस्टेब्लिश करने की पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो फर्स्ट लेटर आया था वो क्या लिखा हुआ था, कि क्या आपको हमने जो 2 साल की, 2.5 साल की या 3 साल की लीव दी है, इट इज़ अंडर द 10 ईयर्स रूट दी है या आपको अंडर द 6 ईयर रूट दी है? लो ये कहता था कि हाँ जी ये नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने वो कार्ड भेज दिया था। ओके जब सेकंड एक्सटेंशन हुई क्या लिखा हुआ था कि आपको 10 साल पे रूट पे हैं या क्या हैं आप? वो पहले जो है उन्होंने वो 2 ईयर का कार्ड भेज दिया। ओके अब टीवी पे आंसर सुनिए, कंट्रोल प्लीज टीवी पे जाने दें। राइट मेरे भाई थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मैं एज ए एडवाइस कर सकता हूँ जनरल चीज़ों के ऊपर। आपने 2013 में 12 में अप्लाई किया, एप्लीकेशन वापस आ गई, फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई किया। लो ये था कि अगर किसी बंदे ने 12 जुलाई 2012 से एप्लीकेशन की है तो उसको अंडर द प्रीवियस ह्यूमन राइट्स बेस पे 3 साल की लीव मिलनी चाहिए थी, और लिखा आता है कि आपको 3 साल की लीव दे रहे हैं एंड फर्दर आपको सेकंड 3 साल की एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी और 6 साल के बाद आप इंडेफिनिटली क्वालिफाइड करते हो। अच्छा आपके केस में क्या हुआ कि आपने अप्लाई किया एप्लीकेशन, अगर तो वो कंसिडर करते, फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगते, आप प्रोवाइड करते, तो वो आपकी करंट एप्लीकेशन को कंसिडर होना था। बट A, B, C किसी भी रीज़न से अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ़ंड हो गई या रिटर्न हो गई और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप दोबारा अप्लाई करें, आपने दोबारा अप्लाई किया, तो मेरी अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो ये कहता है कि शायद आपकी एप्लीकेशन उन्होंने कंसिडर किया जो आपने फ्रेश डाली थी आफ्टर द जुलाई 2012 जो कि 30 में डाल ली है। उसके मुताबिक उन्होंने आपको फर्दर लीव टू रिमेन दे दिया और आपको 10 साल के रूट पे डाल दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं।
पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चेक करें कि जो पहला लेटर आया था या आपने सेकंड टाइम एक्सटेंशन की या थर्ड टाइम की, क्योंकि आपको 13 में मिली थी, फिर आपने 15 में अप्लाई किया, 15 के बाद आपने 18 में अप्लाई किया, अब 20 हो गया, 21 आने वाला, फिर दोबारा एक्सटेंशन आ गई आपकी। आप किसी भी लेटर पे कम से कम चेक कर लें, किसी न किसी लेटर पे लाजमी लिखा होगा कि आपको अंडर द 10 ईयर्स रूट के ऊपर यहाँ पे फर्दर लीव टू मिल रही हैं। अगर तो ये सिचुएशन है तो फिर आपको 13 से लेके 23 तक आपको 10 साल पूरे करने होंगे और आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने उससे पहले भी मेरे पास कोई लीव थी, लीगल था, लेकिन उसके बाद मैंने कंटिन्यूस मेरी चलती कि नहीं चल रही, अगर ये करना है तो फिर आपके पास रिस्क होगा कि अप्लाई करते हो, जो लीव आपकी जब एक्सपायर हो रही हो, लीव अप्लाई करते हो इंडेफिनिट के लिए, तो आपके पैसे लगेंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, कुछ लिखा नहीं हुआ पेपर के ऊपर, तो क्या आप समझते हो कि 10 साल पूरे हो गए आप इंडेफिनिट अप्लाई करोगे? तो यस, अप्लाई करते हो। अगर होम ऑफिस कंसिडर करता है कि 10 साल पूरे थे, लीगल थे, कॉन्टीन्यूसली थी, तो आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। अगर नहीं होता तो मोस्ट लाइकली होम ऑफिस को ऑप्शन देगा कि आपको हमने इंडेफिनिट नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपना मेडिकल जमा करवाएं, IHS की फ़ीस, और हम आपको अंडर एक्सटेंशन देते हैं, क्योंकि आपके 10 साल पूरे नहीं हुए, और जब आपके 10 साल पूरे हो रहे हैं 2023 में, तब आप क्वालिफाइड करते हो इंडेफिनिट के लिए। सेकंड ऑप्शन ये बचती है। और थर्ड ऑप्शन, जो दोनों सूरतों में आपको कॉस्ट का डर है, थर्ड ऑप्शन ये बचती है कि जितने आपके पास लेटर्स आए हैं जब भी एक्सटेंशन हुई है, वो लेके अगर खुद अप्लाई करते रहे हो तो किसी सोलिसिटर के पास, किसी वकील के पास चले जाएं, उनको दिखाएं और वो आपको एक बेटर एडवाइस कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी 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 फरमाइए सर, लाइव है मेरे भैया। जी सर आप लाइव हैं, मैं रियाज गुल बात कर रहा हूँ भाई। सवाल क्या? वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? प्लीज़ क्या सवाल आपका? पूछना ये कि अब मैंने थोड़ी देर में ज्वाइन किया है, ये रियाज भाई बता रहे थे कि जो आपका स्पाउस वीज़ा है उसके लिए थ्रेशोल्ड जो इनकम का, एक तो वो मैंने मिस किया है, वो दोबारा बता दीजिए। और एक जो है वो सेटलमेंट के लिए बताइए कि सेटलमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी को। अगर ये कैटेगरी में सवाल नहीं है जो आप आजकल कॉलें ले रहे हैं, अभी जो कॉलें आ रही हैं, लेकिन ये अदर देन दैट, तो अगर ये बता दें प्लीज। कौन से सेटलमेंट की बात करते हैं आप? सेटलमेंट एज अ स्पाउस ऑफ द ब्रिटिश नेशनल? नहीं स्पाउस नहीं, तो भी बता दें अगर स्पाउस का बताना चाहें, लेकिन ये है कि अडल्ट सेटलमेंट के लिए। जो बात अब स्पाउस की है वो मैंने शुरू में कुछ इंटरव्यू में बताया, लेकिन आई थिंक क्लोजिंग में मैं डिस्कस कर लूँगा। लेकिन जो एल्डर डिपेंडेंट का है मेरे भाई, लॉ में यूके इमिग्रेशन कैटेगरीज में समथिंग 87 कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज। अगर मुझे कोई सवाल हो तो ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं उस पर आंसर कर सकूं, लेकिन मोस्ट लाइकली जो कॉमन सी जो कैटेगरीज हैं वो 10-12 हैं। लेकिन जो आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है कि एल्डर डिपेंडेंट के लिए आप क्या कहते हो, देखें एल्डर डिपेंडेंट 2 तरह के होते हैं। अभी तक जो लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं वो जो यूरोपियन यहाँ पे सेटल्ड हैं, अगर वो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को यहाँ पे इमीडिएट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो अंडर द यूरोपियन लॉ आएगा और उनके पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी टफ नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन आती है ब्रिटिश के, या जो लोग जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, उनके एल्डर ने को बुलाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी टफ हैं। 2012 से पहले लॉ डिफरेंट था कि अगर कोई बंदा भी यहाँ पे सेटल्ड है, उसके पास नेशनलिटी है और उसके माँ बाप 65 से अबव हो जाएं, तो ऑटोमेटिक राइट था कि अपने माँ बाप को स्पॉन्सर करे एज़ फार एज़ वो फाइनेंशियली सफिशेंट है, तो अपने माँ बाप को बुला के यहाँ पे उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जुलाई 2012 में लॉ चेंज हुए, ये एक कम से कम जो एक ऑटोमेटिक ऑप्शन थी वो क्लोज़ हो गई कि अगर 65 के हों या अबव 65 हों तब भी ऑटोमेटिक उनका राइट नहीं है, एज़ फार एज़ वो साबित करें कि वो फाइनेंशियली, फिज़िकली, वो इन पे इवन इमोशनली ये ब्रिटिश नेशनल पे डिपेंडेंट हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको लुक आफ्टर करने वाला उनके होम कंट्री में कोई उनका इमीडिएट फैमिली नहीं है। मसलन
अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपके भाई पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिक सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये वल्नरेबल पोजीशन में नहीं है, ये इज़ नॉट इनको डेड एंड के इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। इनकी ऑप्शन है कि इनके आपका भाई या आपकी सिस्टर आपके होम कंट्री में रह रही है, वाई दे कांट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया बड़ा टफ है। सेकंड ये है कि अगर उनके पास फाइनेंस है, घर है, मकान है, तो उनके पास फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर। थर्ड, अगर वो मेडिकली की बात करते हैं, फिज़िकली बात करते हैं, तो क्या वो इतने वीक हैं कि वो लुक आफ्टर नहीं कर सकते, क्या वो इतने वीक हैं कि खुद अपनी शॉपिंग नहीं कर सकते, या वो अपने आप का सर्वाइव नहीं कर सकते और आपकी फाइनेंशियल एंड फिज़िकल सपोर्ट के बगैर उनका अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल गुज़र बसर नहीं हो सकता। तो ये एक जो सख्त पैरामीटर्स आए हैं या नए लॉ के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स बड़ा थ्रेशोल्ड बड़ा हाई कर दिया उन्होंने, इसको पूरा करना मेरे ख्याल में इन एवरेजली बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये हो फैक्ट कि आपका कोई भाई या आपकी सिस्टर अपने होम कंट्री में है तो ऑटोमेटिक जो 100% से 50% कट हो जाता है आपके चांसेस के आपको एल्डर डिपेंडेंट को वीज़ा मिलेगा। बट आपने पूछा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जो लोग अपने पेरेंट्स को या अपने इमीडिएट एल्डर डिपेंडेंट को अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मोस्ट लाइकली इन ब्रिटिश के लिए या सेटल लोगों के लिए सिर्फ पेरेंट्स हैं। अंकल, आंटी और नेफ्यू, नीस को अप्लाई करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। आई एम सॉरी, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबॉडी, बट लॉ ये कहता है कि अप्लाई कर भी लें, उसके परसेंटेज क्या है टू सक्सेस द एप्लीकेशन, वो काफ़ी कम है। सिर्फ पेरेंट्स की बात आती है और पेरेंट्स के लिए मैंने बोल दिया कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, आपके पास एम्पल अकोमोडेशन होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकली और मेंटली तौर पे इतने वीक हैं कि वो आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकते, तो येस यू कैन मेक द एप्लीकेशंस। दोनों ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर वो आए हुए हैं तो यहाँ पे लीव टू रिमेन अप्लाई की जा सकती है। अगर वो अपने होम कंट्री में हैं तो वहाँ से उनको लीव इंटर टू यूके एप्लीकेशन अप्लाई किया जा सकता है। ये रिक्वायरमेंट होती है एल्डर डिपेंडेंट के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर यूरोपियन हैं, एज़ फार एज ये साबित कर दो कि वो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं या आपके स्टैंडर्ड फैमिली मेम्बर हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनको फिज़िकली और फाइनेंशियली उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं फ्यूचर में, तो येस यू कैन मेक द एप्लीकेशन, क्योंकि वो कैटेगरी अंडर द यूरोपियन लॉ आएगी और उसमें उनके इतना ज़्यादा थ्रेशोल्ड जो हाई नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो गुल सर। जी सर फरमाइए मेरे भाई। जी सर, मैं सत श्री अकाल। मैंने पूछना है कि बच्चों का सिटीजनशिप अप्लाई करना था हमने लास्ट ईयर। राइट। तो लास्ट ईयर किसी एजेंसी ने फोन किया, सॉरी केस किया था बॉर्डर एजेंसी पे कि ये जो फीस ले रहे हैं 1300 पाउंड बहुत ज्यादा है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि फीस कम जाए और यूकेबी वालों ने बोला था कि हाँ हम फीस कम कर देंगे। तो अभी स्टेट फीस कम हुई है या होगी या नहीं होगी अगर हम बच्चों का सिटीजन का अप्लाई करें, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा, हम सोच रहे थे कि फीस कम हो तो फिर अप्लाई करें। तो अभी स्टेटस क्या है आपका इसके अलावा मेरे भाई? कोई और भी सवाल है कि बस सिर्फ फीस के बारे में? जी ओके, आपका कॉल का शुक्रिया मेरे भाई। अभी तक मैं शायद कोई ऐसी कमेंट्स नहीं करना चाहता जो लॉ बना नहीं। अगर बैक एंड पे अंडर द कंसल्टेशन है या अंडर द कंसिडरेशन है या अंडर ये प्रपोज़ल डिस्कशन हो रही है तो मैं शायद इस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। बट आज के लॉ के मुताबिक अगर आप बच्चों के अप्लाई करते हो तो ऑफ कोर्स आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जब तक ये पार्लियामेंट से बिल पास नहीं होता, लॉ नहीं बनता, उस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो ही प्रिवेल करता है। आज के लॉ के मुताबिक अगर कोई बंदा ब्रिटिश है अपने बच्चों को नेशनलिटी अप्लाई करेगा या उसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा तो उसकी जो 1300 पाउंड या जो भी अमाउंट है वो उसको पे करनी पड़ेगी। दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए एग्जेम्पशन नहीं है, एक इंडेफिनिट के लिए और सेकंड नेशनलिटी के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई लिमिटेड लीव टू रिमेन पे रह रहे हैं, जैसे वो 7 साल की बेस पे वीज़ा मिला हो या 20 साल की बेस पे वीज़ा मिला हो या अंडर द ह्यूमन राइट्स वीज़ा मिला हो, तो फिर उस सूरत में अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो
तो उस सूरत में आप अपनी फ़ी वेवर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नेशनलिटी और इंडेफिनिट के लिए अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर रेफ्यूजी हैं तो आपको फ़ीस कोई नहीं है, अगर यूरोपियन हैं तो आपको फ़ीस कोई नहीं है। तो लिहाजा घूम के बाद जो आती है वो ये है कि अगर अपार्ट फ्राम नेशनलिटी एंड इंडेफिनिट बाकी एप्लीकेशन पे कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या फ़ीस माफ़ हुई है, ख़त्म हुई है, आज के दिन तक फ़ीस लाइव है, आपको पे करनी पड़ती है। कल क्या डिसीजन आएगा गॉड नोज़। सेकेंडली ये है कि इसमें एग्जम्पशन भी नहीं है कि हम कोई ऐसी एप्लीकेशन करें या आपके कोई सर्कमस्टांसिस एक्सप्लेन करें तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा फॉर्म नहीं है फॉर दिस 2 कैटेगरीज़ के लिए। सो लिहाजा मेरी जो हम्बल रिक्वेस्ट या एडवाइस, अगर आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी होगी आज के दिन तो आपको फ़ीस पे करनी होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। कंट्रोल से सेक्शन के ब्रेक का टाइम हुआ है, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, मुझे लगता है शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो रही। भाई आप टीवी पे बंद करें या फ़ोन पे बात करें। हेलो हेलो, मुझे अभी उन्होंने कनेक्ट किया रियाज साहब, शुक्रिया मेरी कॉल करने का। प्लीज़। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैं मेरा एक भाई और एक बहन पाकिस्तान में भी, वो दोनों मेरे डिपेंडेंट हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं उनको अपने डिपेंडेंट वीज़े पे यूके ला सकता हूँ? आपके पास नेशनलिटी क्या मेरे भाई? सॉरी, आप ब्रिटिश नेशनल हैं? मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। राइट। और आपके अम्मी अब्बू कहाँ पे हैं जी? आपके मेरे भाई आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं? मेरे पेरेंट्स तो नहीं हैं, उनकी डेथ तो है, लेकिन मेरा एक भाई और एक बहन पाकिस्तान में है। राइट राइट। मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया, शायद आपकी आवाज़ बड़ी कट हो रही मेरे भाई। अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर कोई बंदा यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हो या उसके पास यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा हो और वो अगर अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेम्बर को, ब्रदर सिस्टर को एज ए डिपेंडेंट बनाना चाहे, बाय लॉ यस ऑफ कोर्स दे हैव अ राइट, दे कैन अप्लाई। बट उसका जो थ्रेशोल्ड है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी टफ़ है। नंबर 1, ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बोला कि शायद आपके पेरेंट्स का उसके उनको लुक आफ्टर या कोई रीज़न है कि नहीं। अगर ये सिचुएशन है कि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो एंड विदाउट योर फाइनेंशियल एंड फिज़िकल सपोर्ट वहाँ पे उनका सर्वाइवल मुश्किल है, तो आप उनके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए 4 चीज़ें हैं, बहुत सारी, लेकिन मेजरली नंबर 1 आपका फाइनेंशियल साउंड होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके पास सैम्पल अकोमोडेशन होनी चाहिए, और जिनको आप बहन भाइयों को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं या पैसे भेज रहे हैं या जो प्रूफ है वो होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वो आपके 100% से भी ज़्यादा वो आप पे डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशली भी और फिज़िकली भी, और विदाउट योर सपोर्ट उनका सर्वाइवल मुश्किल है। अगर तो ये सिचुएशन है अनफॉर्चुनेटली, तो ऑफ कोर्स आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं फिर बताता चलूँ, यूरोपियन के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप प्रूव कर दें तो पॉसिबल है, लेकिन जब ब्रिटिश के डिपेंडेंट की अप्लाई करते हैं तो ये आपको देखा जाएगा कि क्या आपके बहन भाइयों को खुद उनकी एज क्या है, कि वो 18 साल से बड़े हैं, वो खुद अपने आप को वहाँ पे रह सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक जो पॉइंट्स है हमारा ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर मसला आएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप ये कहते हो कि आपके बहन भाई के अलावा कोई और भी आपका फैमिली मेम्बर है जो वहाँ पे पाकिस्तान में है, तो वो सवाल आएगा क्या वो उनको लुक आफ्टर कर सकता कि नहीं कर सकता। तो ये अगर आपके सिचुएशन है तो अप्लाई करें, लेकिन एप्लीकेशन करने से पहले आइडियली होगा कि आप तमाम पेपर वर्क लेके किसी भी सोलिसिटर के पास या किसी प्रेजेंटर के पास चले जाएं, बैठ के डिस्कस करें। ये जनरल तो मैंने एडवाइस कर दिया, लेकिन ये केस इतना सिंपल नहीं है कि मैं बोलूं कि प्लीज़ यस करें या ना करें। तो बट मेरी सजेशन कि बेटर यू कैन टेक ए सेकंड ओपिनियन। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी भाई, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका?
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ। मेरी वाइफ ILR पे है और बच्चे नेशनल हैं। मैं मदर इन लॉ को बुलाना चाह रहा हूँ जो कि कनाडा में है। मेरा 2 बेडरूम का घर है किराए पे, तो आप एडवाइस करें काइंडली। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपकी मदर इन लॉ आपके पास आ सकती हैं सैर के लिए, विजिट के लिए। जो लोग भी यहाँ पे आज सारे सवाल मेरे ख्याल एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। जो हो मेरे दोस्त, हमारे जो भाई यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हैं, या हमारे अजीज़ जो बहनें जो ब्रिटिश नेशनल हैं, अगर वो अपने फैमिली मेम्बर को स्पॉन्सर करने जा रही हैं, वो कनाडा से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, या किसी और कंट्री से, अगर सेटलमेंट वीज़े की बात होगी तो रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम है। लेकिन अगर विजिट वीज़े की बात होगी तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि अमेरिकन, कैनेडियन, इनके पास राइट है कि वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद एज ए विजिटर यहाँ पे टाइम गुजारें और विद इन ऑथराइज टाइम वो यहाँ से लीव कर दें। अब आपका सवाल था कि आप अपनी मदर इन लॉ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। बिल्कुल वो यहाँ पे आ सकती हैं। आप उनका फैमिली विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या वो आके यहाँ पे एंट्री ले सकती हैं। दोनों सूरतों में उनके पास एक लिमिटेड टाइम होगा कि वो अप टू 6 मंथ यहाँ स्टे कर सकती हैं। देन ऑथराइज टाइम के बाद उनको यहाँ से लीव करना होगा। अगर आप कहते हो कि नहीं हमें उनका सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये आपने इस्टेब्लिश करना है कि क्या आपकी मदर इन लॉ को लुक आफ्टर करने वाला आप और आपकी मिसेज़ के अलावा कोई और बिल्कुल नहीं है। क्या जहाँ कनाडा में रह रही हैं क्या उनका बेटा वहाँ पे है, या कौन सी फैमिली मेम्बर है। अगर सेकंड ऑप्शन क्या उनका पाकिस्तान में कोई फैमिली मेम्बर है कि नहीं है। तो ये एक क्वेश्चंस हैं। अगर तो ऐसी पोजीशन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने ये एस्टेब्लिश करना है कि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, पैसे भेजते हो, और उसके अलावा उनको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हों तो आपके पास राइट हैंड द इमिग्रेशन रूल्स, आप उनकी एप्लीकेशन करें। बट अगेन बेस्ट होगा कि अगर सेटलमेंट का वीज़ा है तो कम से कम अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके किसी वकील से डिस्कस कर लें। अगर विजिटर वीज़ा है तो सिंपल है, फिर आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर लें, तो उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप लाइव हैं, व्हाट्स योर क्वेश्चन? जी सॉरी, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? ओके। इनफैक्ट मैंने वीजा से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। 2015 में मुझे वीजा मिला था, राइट, और उसके बाद एक्सटेंड जो हुई थी वो 2018 में हुई थी, और वो एक्सटेंशन थी लीव टू रिमेन इन यूके अंडर द फैमिली रूट विच इज 10 years एज अ पेरेंट ऑफ 2 children। राइट। तो लास्ट टाइम हमने जो फॉर्म यूज किए थे वो यूज किए थे LRP, ठीक, ओके। और उन्होंने मुझे उस अब आप सवाल पूछे, मुझे समझ लग गई सर। सवाल क्या आपका? सवाल क्या आपका? सवाल मेरा ये है कि अब मैं दोबारा डी हूँ वीजा के लिए, थी तो क्या मैं सेम फॉर्म यूज करूंगी FLR FT, और क्या कोई चेंजेस हुए अब, या और कोई सवाल लास्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम द फॉर्म की और सवाल है मैडम आपका? लास्ट टाइम मैंने लैंग्वेज और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का कुछ भी नहीं था, तो इस साल मुझे करना पड़ेगा या फिर सेम ही चलेगा जैसे मैंने पिछले साल अप्लाई किया, यानी 2018 में जब अप्लाई किया था, तो वैसे ही है सारा। मैडम आपकी कॉल का शुक्रिया। काफ़ी सारे लोग इस कॉल पे वेटिंग पे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी आपके सवाल का आंसर करूं। पहली बात तो ये है कि आप पहले पेपर एप्लीकेशन होती थी, अब तमाम एप्लीकेशन ऑनलाइन हैं। आपको ऑनलाइन पे जाना, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक आपको लिंक लेता जाएगा कि आप बोलोगे मैंने ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन डालनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो लिहाजा फॉर्म ऑनलाइन है। नंबर 2 ये है कि आपको क्योंकि 10 years रूट के ऊपर वीज़ा मिला हुआ है, तो आपको किसी किस्म की इंग्लिश की पास करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द एक्सटेंशन के लिए। आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी जब आप इंडेफिनिट पे जाओगी, तो तब आपको लाइफ इन यूके B1 पास करना होगा। अगर आपने कोर्स किया भी है तो वो लगा दें भी मैटर नहीं करता, ना लगें तब भी रिक्वायरमेंट उसकी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसका लगाना या ना लगाना मैटर नहीं करता। तो इसलिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, प्रूफ ये दें कि आप स्टिल यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे आपके साथ हैं, और आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है रेलेवेंट टू द प्रीवियस एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी। 10 साल पूरे करते हुए
आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है गुड लक, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपके हालात ऐसे हैं कि आप फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो जो 10 साल वाले रूट वाले लोग हैं वो अपनी फ़ीस वेवर की या फ़ीस माफ़ी की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और उसमें तकरीबन 4 से 6 वीक लगते हैं डिसीजन होने में, और उसके बाद फिर वो अपनी मेन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन द वीज़ा भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। इसी तरीके से ऐसे कि अगर आपको बेनिफिट अलाउ नहीं थे, क्योंकि पहले लॉ ये था कि जितने भी लिमिटेड लीव टू रिमेन है उनके ऊपर पब्लिक फंडिंग अलाउ नहीं थी, लेकिन अब ड्यू टू कोविड-19 अगर किसी के हालात चेंज हो गए तो वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांस की एप्लीकेशन करते हुए अपने बेनिफिट को अलाउ करने के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। आप देख लें कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, या इसके लिए आपको डिटेल फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मैडम जी, आप लाइव हैं, फरमाइए आपका सवाल क्या है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था, अगर मैं सही ना कह पाऊँ तो सर आप समझ लीजिएगा। मेरे पास जो पाकिस्तान की डिग्री है, तो यहाँ के नेरिक के हिसाब से वो ऑर्डिनरी इंटरमीडिएट लेवल की है। तो मैं इस वक्त 10 ईयर के रूट पर हूँ ऑन द ब्रिटिश चाइल्ड, मदर ऑफ द ब्रिटिश चाइल्ड। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जब मैं IELTS अप्लाई करूंगी तो क्या मुझे B2 लेवल का कोर्स करना होगा कि नहीं? आपकी कॉल का शुक्रिया। आंसर सुने। 2 चीज़ें कहते हैं कि या तो आपने UK से B1 पास करना है, B2 नहीं है, आई थिंक इफ़ नो रॉन्ग इज़ B1 है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एग्जेम्पशन है अगर आपने कोई कोर्स किया हो, कोई डिग्री की हो, लेकिन द डिग्री इज़ इक्विवेलेंट टू द UK ग्रेजुएशन एंड द टॉट ऑफ मेथड वाज इंग्लिश। आपको 2 लेटर्स लेने पड़ेंगे। नंबर आपको अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ेगा कि वो लिखें कि जो मेथड ऑफ टॉट था इट वाज इन इंग्लिश, एंड द सेकंड आपको नैरिक से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है इज़ इक्विवेलेंट टू द UK ग्रेजुएशन। अब 2 सर्टिफिकेट लेने के लिए टाइम और मनी मैंने हिसाब किताब ला के देखा है, कम से कम आपका 100 पाउंड तो एटलीस्ट कॉस्ट आपको आ जाएगी। आपकी इंग्लिश गुड है, आइडियली मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि बजाय इतने ज़्यादा सवालों के आंसर ढूंढने के लिए अच्छा होगा कि आराम से IELTS का एग्ज़ाम पास करें, या यहाँ पे जो भी रेलेवेंट कोर्स है यहाँ पे एग्ज़ाम पास करें। ना तो आपको यूनिवर्सिटी डिग्री लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना नैरे को अप्लाई करना पड़ेगा, और स्टेट वे आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर जाएंगी। लेकिन अगर आप समझते कि नहीं आपके पास टाइम नहीं है, आप कर नहीं सकते, तो ऑफ कोर्स आपके पास 2 लेटर देने पड़ेंगे। 1 लेटर फ्रॉम द इक्विवेलेशन ऑफ द योर कोर्स फ्रॉम द नैरिक, एंड द सेकंड इज़ द टॉट ऑफ मेथड वाज इंग्लिश फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों चीज़ें लगाएंगे तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। लेने से कॉल्स काफ़ी सारी हैं, अनफॉर्चुनेटली आज काफ़ी सारे लोगों का फिर वो मैसेज आते हैं कि आपने हमारी कॉल नहीं ली, लेकिन राइट, मुझे कंट्रोल से इंस्ट्रक्शन मिली हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे वीनस टीवी के ऊपर एक मैडम मोहतरमा मिस स्नोबर यहाँ पे प्रोग्राम करती थी। उन्होंने काफ़ी साल 5-7 साल यहाँ पे वीनस टीवी के लिए और कम्युनिटी के लिए काम भी किया, और अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड का पाकिस्तान में लाहौर में इंतकाल हो गया है। अगर कोई व्यूवर्स या कॉलर्स या सुनने वाले देखने वाले मिस स्नोबर को जानते हैं तो उनके लिए जस्ट ये इन्फॉर्मेशन वाया द वीनस टीवी कि अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड का लाहौर में इंतकाल हो गया है, मिस स्नोबर का कि हस्बैंड का। तो अगर कोई लोग उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर लें। मेरी तरफ से बड़ी कंडोलेंसेस एंड उसके लिए दुआ, अल्लाह ताला उसके मामलात को आसानियाँ पैदा करे, जो पसमानदगान उनको सब्र दे, और उनके जो नेक्स्ट मामलात हैं उसमें अल्लाह ताला उन पे फजल फरमाए। हमारा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। अगेन एक कॉलर ने कहा था कि स्पाउस वीज़े पे कुछ बता दें। स्पाउस वीज़े के लिए बाकी चीज़ें पूरी करनी मस्ट होती हैं, या एक्सटेंशन या इनिशियल एप्लीकेशन या इंडेफिनिट।
जो आज ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है लोगों का वो ये है कि स्पाउस वीज़े पे एक्सटेंशन अप्लाई करनी हो या इंडेफिनेट, तो इनकम थ्रेशोल्ड कैसे पूरा किया जाए। 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आपकी इनकम लास्ट 12 महीनों में आपने 18,600 पाउंड कमाया। नंबर 2, आपके पास सेविंग कि आपने के पास सेविंग है 62,500 फॉर द 6 मंथ। और थर्ड ऑप्शन जो बड़ी कंफ्यूज हो रही है सब दोस्तों के लिए या हमारे सुनने वालों के लिए, वो ये है कि आप एम्प्लॉय भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी हैं, तो क्या आप लास्ट 6 महीने में इस इनकम को पूरा कर सकते हो? अनफॉर्चुनेटली नहीं। आपने अगर 6 महीने या साल की इनकम आपकी कम आ रही है और आपको फिर 12 महीने की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और उसमें आपने जो आपने काम किया उसकी वेजेस स्लिप लगाएंगे, और सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप उसके अकाउंट्स दोनों को लगा के फिर आप अपना इस जो क्राइटेरिया ऑफ द इनकम है उसको पूरा किया जा सकता है। बाकी चीज़ें पूरी करनी है एडिशन टू द ये थ्रेशोल्ड था, तो मैंने कहा कम से कम आपसे शेयर करता चलना। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।